नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मूलचंद गुर्जर और आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल मूलचंद ज्योग्राफी के ऊपर हार्दिक स्वागत है। मूलचंद ज्योग्राफी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमारे चैनल के बारे में जो बताया था शायद आपको पता भी लग गया होगा, इसलिए हम आज से जो क्लास है वो नियमित रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो भूगोल का सामान्य परिचय रहेगा। कल हमने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले हमें भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी और सबके अंत में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो भारत का भूगोल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको भूगोल के बारे में जो सामान्य परिचय है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल का सामान्य परिचय, इस परिचय को पढ़ने से पहले हमारे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि भूगोल क्या उठता है। भूगोल यानी भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और सबसे पहले किसने किया। माना जाता है कि सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो यूनानी लोग थे वो यहाँ पर शासन किया करते थे, तो उन्होंने भूगोल शब्द को सबसे पहले अपने मुख से निकाला, यानी सबसे पहले इस विषय को जो भूगोल नाम दिया उसका श्रेय यूनानियों को दिया जाता है। कहने की बात यह है कि यूनानी सबसे पहले मतलब भूगोल के बारे में उनका जो नामकरण है उसके बारे में स्पष्ट किया। बाद में हम इस शब्द को आगे और पढ़ेंगे। जैसे शब्द है भूगोल। भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू प्लस दूसरा है गोल। दोस्तों, भू का अपना अलग अर्थ होता है, गोल का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है, यानी यह एक सांकेतिक शब्द है। यह एक क्या है? सांकेतिक शब्द। इसलिए अपन इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा भूगोल, यानी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है, इसलिए पृथ्वी गोल है, इसीलिए इसको क्या बोला है? भूगोल। अब हमें आगे की बात करें, जिसे भूगोल को अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो से। पहला है जियो प्लस दूसरा है ग्राफी। इनका भी अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। अब अपन इन दोनों को यदि संयुक्त रूप से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अब हम दोस्तों पढ़ रहे थे कि सबसे पहले जो यूनानी लोग थे वो ज्योग्राफी को भूगोल के नाम से पुकारा। इसके बाद में एक विद्वान था, उसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था उसका? इरेटोस्थनीज। इस विद्वान को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब 19वीं सदी से पहले यानी 19वीं शताब्दी थी, उनसे पहले ज्योग्राफी शब्द एक विषय के रूप में या ज्योग्राफी विषय एक विषय के रूप में नहीं था।
ये जो विषय है अलग अलग विषयों के रूप में डिवाइडेड था, यानी किसी एक विषय में समाहित न होकर के यह विषय जैसे समाज ज्ञान भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको आर्थिक शास्त्र उसमें मिल जाएगा, यानी हर विषय में इसकी छाप थी। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम क्या है, इरेटोस्थनीज ने, इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर एक अलग विषय के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित किया। इसीलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। वैसे हम बात करें भूगोल के जनक की, तो भूगोल के जो जनक है उसका नाम था हेकेटियस, यानी भूगोल के जनक हेकेटियस। इसको मात्र हम भूगोल के जनक के रूप में ही मानते हैं या जाना जाता है। इसके बाद में भूगोल को एक अलग विषय के रूप में जो प्रतिपादन किया था उस विद्वान का नाम है इरेटोस्थनीज। और हम जैसे एक प्रश्न बनता है इरेटोस्थनीज को, प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है। आप सभी को मालूम ही होगा, हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाएंगे। दूसरा है भूगोल शब्द का नामकरण किसने किया, ये भी शायद आपको आता होगा। और इसके बाद हम और भी प्रश्न करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये प्रश्न मतलब आप इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? रियली क्योंकि इरेटोस्थनीज एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया। क्योंकि पहले भूगोल एक अलग विषय था, एक अलग विषय नहीं था, सभी में समाहित था। इस विद्वान ने इन विषय को अलग अलग विषयों में से निकालकर एक स्वतंत्र विषय घोषित किया। इसलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भूगोल शब्द का नामकरण किसने किया? आप सभी को मालूम है भूगोल शब्द का जो नामकरण है वो उसका श्रेय यूनानियों को दिया जाता है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ रहे हैं भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल की परिभाषाएं। परिभाषाएं हम 4 विद्वान के नाम पढ़ेंगे। पहला विद्वान है स्ट्रेबो, दूसरा विद्वान है टोल्मी, तीसरा विद्वान है आर्थर होम्स और चौथा विद्वान है कार्ल रिटर। भूगोल की परिभाषा में 4 विद्वान पढ़ रहे हैं। कितने विद्वान हैं? 4 विद्वान। पहला विद्वान है स्ट्रेबो, दूसरा विद्वान है टोल्मी, तीसरा है आर्थर होम्स और चौथा है कार्ल रिटर। दोस्तों ये जो विद्वान है भूगोल को अपने ज्ञान के अनुसार, अपने मत के अनुसार अलग अलग इन्होंने परिभाषित या परिभाषा दी है। जैसे पहला विद्वान है स्ट्रेबो, इन्होंने कहा कि भूगोल शब्द या भूगोल एक ऐसा विषय है जैसे हमें हमारे आस में जो भी हमको दिखाई देता है, जैसे सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, नदी, झीलें, इसके अलावा जो भी हमें आसपास के अंदर जो दिखाई देता है उन सब का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? स्ट्रेबो ने। दोस्तों आपको याद हो गई होगी कि स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल क्या है। दूसरा विद्वान है टोल्मी। कौन सा है? टोल्मी।
टोलमी भूगोल को एक ऐसा विषय मानते हैं, वो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा आभामी विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा आभामी विज्ञान है जिसकी जो झलक है वो हमें सर्वक में देखने को मिलती है। ये परिभाषा बड़ी अजीब सी लगती है, किसने दी है? टोलमी ने। ये भी आपको याद हो गई होगी। तीसरा विद्वान है आर्थरहोम्स। इसकी परिभाषा बड़ी ही सटीक है, सरल है। इन्होंने कहा कि मानव का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। जो विद्वान है आर्थरहोम्स, इन्होंने कहा कि हम भूगोल उसी को मानते हैं जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। अगला जो विद्वान है उसका नाम है कार्ल रिटर। इन्होंने कहा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अन्य विषयों से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम अलग अलग विद्वानों से अलग अलग ज्योग्राफी की परिभाषा सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका अन्य जो टॉपिक है या तथ्य है वो पढ़ रहे हैं। अन्य तथ्य। दोस्तों अन्य तथ्य के अंदर जैसे हमारी जो भूगोल है इसको 19वीं शताब्दी के अंदर एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया गया। 19वीं सदी से पहले इसको स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं कहा जाता था, लेकिन प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम क्या था? इरेटोस्थेनीज, इन्होंने एक अलग विषय के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के अंदर इस भूगोल के अंदर दो विचारधाराएं पनपी, यानी क्या पनपी? विचारधाराएं। पहली विचारधारा थी संभववाद, दूसरी विचारधारा थी निश्चयवाद। यानी 20वीं शताब्दी के अंदर ये जो भूगोल है दो विचारधाराओं में प्रतिपादित हो गई, या विभक्त हो गई, या विभाजित हो गई। पहली विचारधारा थी संभववाद, दूसरी थी निश्चयवाद। दोस्तों इन नामों से स्पष्ट होता है, जैसे संभववाद का अपना अलग अर्थ होता है और निश्चयवाद का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे संभववाद का मतलब है कि इस भूगोल के अंदर अनेक संभावनाएं अपन को देखने को मिलती है। कहा जाता है कि मानव इस प्रकृति के अंदर, मानव है इस प्रकृति में अनेक चेंजिंग कर सकता है, अनेक चेंजिंग या परिवर्तन करने की वो संभावना रखता है, इसलिए इसको संभववाद के नाम से जाना गया। इसके जो विद्वान हैं या जो समर्थक हैं वो हैं विडाल डी ब्लास व फेब्रे। इसका वो माना जाता है। अब दूसरा है निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब यह है कि यह एक ऐसी विचारधारा जो निश्चितता को प्रकट करती है। इसमें यह कहा गया है कि मानव प्रकृति के अनुरूप चलेगा, यह निश्चित है। प्रकृति जैसा चाहेगी वो वैसा मानव को बनाएगी, इसलिए मानव स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति के ऊपर थोड़ा मतलब बंधा हुआ है। प्रकृति जैसे चलेगी मानव को उसके अनुरूप ही चलना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। हम कल भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। उस भूगोल का सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भारत का सामान्य परिचय। इसलिए आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो
आप कमेंट करना और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the